बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं अहमद सुहेब टॉक्स और मैं हूं हाफिज़ उमैर हनफी। इस प्रोग्राम के होस्ट जनाब अहमद सुहेब की अलालत के बाइस मुझे ये ज़िम्मेदारी सौंपी गई। आज के हमारे इस प्रोग्राम में जो हमारे साथ मेहमान शख्सियत मौजूद हैं वो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं। उनका नाम जनाब मुदस्सर मकबूल अंजुम साहिब है। ये इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर के स्टूडेंट हैं और हालिया एक बहुत बड़ा अनोखा और मुनफरिद का जदीद तालीमी निज़ाम दाखिला प्रोग्राम के ये फ़ाउंडर और डायरेक्टर भी हैं। आइए इनसे जानते हैं इनकी निजी ज़िंदगी के बारे में और इनके हालिया प्रोग्राम के बारे में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम वबरकातुहू। सलाम उमर साहब। कैसे हैं जनाब, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आप अपने तालीमी सूरत हाल से आगाह कीजिए कि आपने कहाँ से अपना आगाज़ किया और अब अपनी तालीम को कहाँ तक जारी रखे हुए हैं? मेरे लिए ये बड़ी ऑनर की बात है कि मैंने मंचनाबाद के गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल से ही अपनी तालीम का आगाज़ किया और गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल की नुमाइंदगी करते हुए मैंने बहुत सारे स्पीच कॉम्पिटिशन्स जीते और मंचनाबाद की नुमाइंदगी करते हुए डिवीज़न लेवल पर भी बहुत सारे एजाज़ात थे जो मंचनाबाद के नाम किए। उसके बाद मैं अपनी जो इंटरमीडिएट की तालीम के लिए पाकपतन की तरफ गया और उसके बाद हायर एजुकेशन के लिए जो मैं इस्लामी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ फ़िलहाल, और इस्लामी यूनिवर्सिटी से मैं बीएस ज़ूलॉजी की डिग्री हासिल कर रहा हूँ और उसका मेरा फाइनल ईयर चल रहा है। बहुत अच्छा। उसके बाद हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप मुदस्सर मकबूल से मुदस्सर मकबूल अंजुम कैसे बने? ये आपने बड़ा एक अजीब सा सवाल पूछ लिया है। एक्चुअली जब मैं मैट्रिकुलेशन में था और मैट्रिक के मैं एग्ज़ाम देने वाला था, या उसे आप कबल कह लें, तो हमारे गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल मंचनाबाद के एक टीचर हैं फ़ज़ल महमूद अंजम साहब। बल्कि अब यूँ कह लें कि छठी क्लास में जब मैं गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल मंचनाबाद में आया और उससे लेकर 10वीं क्लास तक जितने भी मैंने कॉम्पिटिशन्स जीते और जितना भी मैंने कुछ अचीव किया है लाइफ में, मैं अगर कॉलम लिखता हूँ या मैं जो है प्रोग्राम होस्ट करता हूँ डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशंस के होते हैं या गवर्नमेंट के प्रोग्राम जो होस्ट करता हूँ, ये सारा फ़ज़ल महमूद अंजम साहब का ही, वो ये कह लें कि उनका ही समर है, उनकी मेहनत का समर है ये सारा। वो मुझे गाइड करते थे, स्पीच लिख के देते थे। जो कॉन्फिडेंस मेरे अंदर बिल्ड किया वो फ़ज़ल महमूद अंजम साहब का ही बिल्ड किया हुआ था और उनके नाम को मैंने अपने नाम का हिस्सा बनाया और मैं अपने लिए ये एजाज़ समझता हूँ। और इस पर उन्होंने माइंड नहीं किया। मुझ जैसे एक ये कह लें कि एक अदना से तालिब इल्म ने, एक नालायक तालिब इल्म ने उनके नाम को अपने नाम का हिस्सा बनाया हुआ है और इस बात को उन्होंने माइंड भी नहीं किया हुआ। तो ये उनका एक आलापन है, उनका आला ज़र्फ़ है और मेरे लिए बहरहाल ये एज़ाज़ की बात है। आप अपनी ज़िंदगी में अपने असातिज़ा में से किन किन असातिज़ा से ज़्यादा मुतासर हुए या आपने उनको अपनी ज़िंदगी में अपनी आइडियल शख्सियत पाया? जब मैं स्कूल में था तो फ़ज़ल महमूद अंजम साहब ऐसी शख्सियत हैं जो मेरे आइडियल थे और चूँकि वो स्टूडेंट को जो है एक रट्टे लगवाने के अलावा, रट्टे की तरफ तो वो जाते भी नहीं है, जिस तरह आज हमारा एजुकेशन सिस्टम आजकल रट्टा बेस्ड सिस्टम है उस तरफ तो वो जाते भी नहीं है। लेकिन वो बच्चे की तरबियत करते हैं और बहुत अच्छी तरबियत करते हैं। उनके साथ साथ जो मोहम्मद अहमद साहब हैं, SST हैं, उनका एक बड़ा नाम है और मैं ये समझता हूँ कि मंचनाबाद के जो स्टूडेंट्स अपने मुख्तलिफ बैकवर्ड एरियाज़ से, मंचनाबाद खुद भी एक डेवलप नहीं है लेकिन चूँकि सिटी है और हम ये कह लें कि जो गांव से लोग आते हैं, जो गांव से बच्चे पढ़ने आते हैं, उनके अंदर एक जो नई सोच डेवलप कर देते हैं, एक नई तहरीक पैदा कर देते हैं, एक कौमियत की तहरीक जो पैदा कर देते हैं और उनकी जो ग्रूमिंग करते हैं, उसमें एक बड़ा हाथ मोहम्मद अहमद साहब SST का है। तो मैं इन दोनों शख्सियात का शुरू से ही गर्वेदा रहा हूँ। उसके बाद जब मैंने मूव किया है अपनी FSC की तालीम के लिए, तो पाकपतन में डॉक्टर रिजवान साजिद साहब थे। क्या कमाल पर्सनैलिटी थी उनकी, कमाल शख्सियत। जो बच्चे उनसे, उनकी एक मैं बड़ा अच्छा उनका एक था तरीका था, वो मैं कोट करना लाजमी समझता हूँ कि जब वो हम कॉलेज में पढ़ते थे
और वो कहते थे जिन बच्चों को समझ नहीं आई वो मुझसे बाद में पढ़ सकते हैं। कॉलेज के बाद वो अपनी टाइमिंग में जब उन्होंने घर जाना होता था वो बच्चों को लेके बैठ जाते थे और उन्हें पढ़ाते थे। और एट द एंड ऑफ द मंथ मैंने उन्हें एक दफ़ा जो है फ़ी दी, तो उन्होंने मुझे बड़ा खूबसूरत जुमला कहा और मुझे आज तक वो याद है। कहा बेटा मैं आपको कॉलेज में पढ़ाता हूँ। मैंने कहा जी सर आप पढ़ाते हैं। कहते आपको वहाँ समझ नहीं आई इसलिए यहाँ आए हो। मैंने कहा जी सर मुझे वहाँ पे क्लियर नहीं हुआ, मेरे कुछ क्वेश्चंस थे इसलिए मैं आपके पास एक्स्ट्रा टाइम में पढ़ने आया हूँ। कहते मतलब ये है कि आपको कॉलेज में मुझसे जो पढ़ना था वो आप नहीं पढ़ सके, आप वो गेन नहीं कर सके, आप अपने पॉइंट्स क्लियर नहीं कर सके, तो अब तभी आए हैं। वहाँ पे मेरा फ़र्ज़ था जो अपना पूरा नहीं कर सका, लिहाजा मैं यहाँ पे फ़र्ज़ पूरा कर रहा हूँ और इसकी ट्यूशन, इसकी कोई फ़ीस मुझ पर हराम है। इतनी लाजवाब शख्सियत थी। बहुत खूब। उसके बाद जब मैं यूनिवर्सिटी लेवल पर गया हूँ तो डॉक्टर अहमद अली हैं, जो इस्लाम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। बड़ी लाजवाब शख्सियत हैं, बड़ी प्यारी शख्सियत हैं, बच्चों की तरह समझते हैं, गाइड करते हैं हर चीज़ में। तो ये कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने मुझे बहुत यूँ कह लें कि पहली मीटिंग में ही और मुझे स्टडीज़ के दौरान इन्होंने बहुत इम्प्रेस किया और इनको मैं फ़ॉलो भी करता हूँ। मेरे कोई शख्सियत इस तरह की नहीं है कि वो नवाज़ शरीफ या इमरान ख़ान का मैं फॉलोअर हूँ बहुत बड़ा और बिल गेट्स का फॉलोअर हूँ या किसी डांसर का हूँ, किसी एक्टर का हूँ। मैं हमेशा अपने टीचर्स को फॉलो करता हूँ और इन्हीं का मैं फॉलोअर्स रहा हूँ और यही मेरी आइडियल पर्सनैलिटीज़ रही हैं। हमने देखा कि आप कॉलम भी लिखते हैं और तकरीरी मुकाबलों में भी आप विनर बनते हैं। तो ऐसा कौन सा वो मलका था कि आप तकरीर के ऊपर भी महारत रखने लग गए और तहरीर में भी आपने एक आला दर्जे का फ़न हासिल कर लिया? तकरीर की तो समझ आती है कि आप हाजी फजल महमूद अंजुम साहब की बरकतों से आप आगे आए, लेकिन तहरीर में आप कैसे आगे आए? देखिए इनकी दाग बेल भी हाजी फजल महमूद अंजम साहब की ही डाली हुई है। जब वो तकरीर लिख के देते थे तो उनके अल्फाज का चुनाव इतना खूबसूरत होता था कि वो अगले बंदे का दिल मोह लेता था। और मुझे नहीं याद पड़ता कि उनकी कोई लिखी हुई तकरीर मैंने उनके बताए हुए तरीक़ों के मुताबिक की और मुझे पोजीशन ना मिली हो, ये कभी नहीं हुआ। तो जैसे जिस तरह की वो तहरीर मुझे लिख के देते थे, तकरीर जिसका वो कॉन्टेक्स्ट होता था और उसका जो कंटेंट था, उसी से मुझे इसका तहरीर का चस्का लग गया। फिर एंड पे जो है इंटर जो मैट्रिक के बाद मैं जब जहाँ से चला गया तो मैं खुद लिखने लग गया, ट्राई करने लग गया और आहिस्ता आहिस्ता इस तरफ मैं लिखने की तरफ माइल हो गया। अगला सवाल मेरा आपसे बहुत ही अहम है कि हज़ारों तलबा व तालिबात जो एजुकेशन के साथ वाबस्ता हैं, यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में वो पढ़ रहे हैं, उनमें से एक आप वाहिद फ़र्द हो जिसके अंदर ये फ़िक्र उभरी, ये फ़िक्र पैदा हुई कि आपने नौजवानों के लिए बिलखुसूस पसमानदा इलाकों में वो लोग जिनके पास सहूलियात नहीं हैं और सहूलियात का शदीद फ़ुक़दान है, इंटरनेट नहीं है या बिल्कुल सिम ही नहीं है, आप उनके लिए एक जदीद तालीमी निज़ाम मुतारफ़ करवा रहे हैं। ये आखिर ये फ़िक्र पैदा कैसी हुई या कौन सा ये ख्वाब था जिसको आप तकमील बख्शने जा रहे हैं? देखें जी, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि मैं अकेला नहीं हूँ इसमें और मैं सिर्फ़ एक अकेला शख्स नहीं हूँ जिस पे काम कर रहा हूँ। डेफ़िनेटली बहुत से लोग इस पे काम कर रहे होंगे और उनके अंदर ये फ़िक्र मौजूद है, उनके अंदर ये दर्द मौजूद है कि उन्होंने कुछ ऐसा करके जाना है कि अपना वो कर्ज़ उतार के जाएँ जो उनकी ज़ात पर पाकिस्तान का है, इस खूबसूरत होमलैंड का है, जो इस वतन ने उन्हें दिया है, उसके बदले में कुछ ना कुछ वो देकर जाएँ। तो बहुत सारे लोग हैं जो हमारी नज़रों से ओझल होते हैं और वो ये काम कर रहे होते हैं। सेकेंडली हमारे अंदर ये जो आप जिस प्रोग्राम की बात कर रहे हैं, वो किस तरह एक तहरीक शुरू हुई और हमारे अंदर किस तरह ये उमंग पैदा हुई कि हम ये काम करें। तो मैं ये सबसे पहले मेंशन करना चाहूँगा कि डॉक्टर फैज़ान साहब हैं, इस्लामी यूनिवर्सिटी के मेरे फ़ेलो हैं, दोस्त हैं। उन्होंने जो कोविड-19 में जब देखा कि हमारे इंस्टीट्यूट सारे क्लोज़ हो गए हैं और एक वाहिद ज़रिया बचा है एजुकेशन को जारी रखने का, वो ये था कि आप ऑनलाइन पढ़ें। हमारी भी ऑनलाइन क्लासेस हो रही थी लेकिन ना होने के बराबर थी और मेरे ख़्याल में हमारे जितने भी टीचर्स हैं, जो पुराने टीचर्स हैं, जो महारत रखते हैं और जो तजर्बाकार प्रोफेसर्स हैं हमारे, उनको इस पे दस्तरस हासिल नहीं है। आप इस बात को अच्छी तरह समझते होंगे कि वो इस ऑनलाइन सिस्टम को, ऐप्स को इस्तेमाल करना अच्छी तरह नहीं जानते। ये नहीं कि वो पढ़ाना नहीं चाहते, उनकी नीयत ख़राब है, बल्कि उनके बस की बात ही नहीं है, ठीक है? वो इतना उससे फ़ैमिलियर नहीं है नई टेक्नोलॉजी से।
तो उनके लिए ये बड़ा मुश्किल था कि क्लासेस को लेकर चलना, लिहाजा ज़्यादातर क्लासेस ज़्यादातर इंस्टीट्यूट्स में मैं यही समझता हूँ कि स्किप हुई हैं और बस ऐसे डंग टपाओ पॉलिसी पे गवर्नमेंट ने काम किया है। और जिस तरह आपने देखा कि 9th-10th के बच्चों को प्रमोट कर दिया, जो FSC के बच्चों को ऐसे ही प्रमोट कर दिया बगैर सिलेबस पढ़ाए, बगैर इम्तहानात लिए। तो ये उसी पॉलिसी में डंग टपाओ पॉलिसी का ये हिस्सा था कि अगर हमारे पास सिस्टम ही जब नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते, तो इस तरह कर देंगे कि जी बच्चे भी खुश हो जाएंगे, प्रमोट भी करते हैं, जो कि एक मेरे ख्याल में एक अच्छी चीज़ नहीं थी। तो मैं बात कर रहा था डॉक्टर फैज़ान साहब की। उन्होंने उनके माइंड में ये आइडिया आया तो उन्होंने मेरे पास आए मंचनाबाद, बेसिकली वो मुल्तान से हैं, जहानिया से। वो मेरे पास आए मंचनाबाद में, उन्होंने मुझसे डिस्कस किया कि मुदस्सिर मेरे माइंड में एक आइडिया आया है और मुझे वो बहुत अच्छा लगा। तो हमने दोनों ने वेरी नेक्स्ट वीक इस पे काम स्टार्ट कर दिया कि कुछ ऐसा सिस्टम बनाया जाना चाहिए कि हमारे जो बैकवर्ड एरियाज़ के स्टूडेंट्स हैं और उनको अगर वहाँ पे इंटरनेट की एक्सेस नहीं है, वहाँ पे अच्छे इंस्टीट्यूट्स नहीं हैं, कॉलेजेस एकेडमीज़ अच्छी नहीं हैं, तो भी वो इस चीज़ से महरूम ना रह पाएँ। आप देखते हैं इंटरनेट पैकेजेस इतने महंगे हैं, ना तो वो टीचर्स को यूज़ करने आते हैं और ना हर इलाके में एक्सेस है इंटरनेट की। तो इस चीज़ को कवर करना था, तो लिहाजा हमने हमारे माइंड में एक नया आइडिया आया जो कि मेरे ख्याल में एक बेहतरीन हल है और यही वाहिद जो पॉसिबल हमें नज़र आ रहा था इसका सॉल्यूशन, वो यही था कि हम एक ऐसा सिस्टम डेवलप कर लें जिसके लिए इंटरनेट की ज़रूरत ना हो, टीचर का हेडेक ना हो कि टीचर ने ऑनलाइन बैठ के पढ़ाना है और बच्चे ने ऑनलाइन बैठ के उस टाइमिंग के मुताबिक पढ़ना है। इन सब चीज़ों से आज़ाद, टाइम से आज़ाद, इंटरनेट से आज़ाद और एरिया से आज़ाद हमने एक ऐसा बेहतरीन जदीद नौयत का हमने एक सिस्टम डेवलप कर लिया है जो इंशाल्लाह एक रेवोल्यूशनरी होगा और पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम में वो एक इनकलाब की हैसियत रखता है। आखिर हमारा जो एजुकेशन है या हमारा तालीमी निज़ाम है, उसमें और आपके दाखिला प्रोग्राम में वो कौन सा बुनियादी फ़र्क है जिसको आप लोगों के दरमियान बताना चाहते हैं और उसके ज़रिए से सहूलियत पैदा करना चाहते हैं? ये देखिए उमैर साहब, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है कि हमारा दाखिला इंस्टीट्यूट है, हमारा जो दाखिला का प्रोग्राम है, ऑफलाइन स्टडी प्रोग्राम है पाकिस्तान का पहला जदीद नौयत का, उसमें और जो एकेडमीज़ और इंस्टीट्यूट चल रहे हैं उनके अंदर और जो ऑनलाइन चल रहे हैं, ऑनलाइन इंस्टीट्यूट भी चल रहे हैं, उनके अंदर क्या डिफरेंस है। मैं आपको पहले बताता चलूँ कि हमारा ऑफलाइन सिस्टम है क्या। हमारा ऑफलाइन डिजिटल सिस्टम ये है कि हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं पाकिस्तान में पहले डिजिटली, और जो किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ने इस टेक्नोलॉजी को यूज़ नहीं किया, हम पहली दफ़ा इसको मुतारफ़ करवा रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, जो कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। हम उसकी मदद से हमने पंजाब के बेहतरीन प्रोफेसर्स, किसी आप एक एकेडमी में जितनी मर्जी अच्छी एकेडमी हो, इदारा हो, कॉलेज हो, स्कूल हो, वहाँ पे एक आध सब्जेक्ट आपको ऐसा मिलता है जो आपको समझ नहीं आता, आप टीचर को समझ नहीं पा रहे होते, टीचर आपको समझा नहीं पा रहा होता, कुछ ऐसा क्लैश आता है कि आपको एक आध सब्जेक्ट, दो सब्जेक्ट अच्छे नहीं मिल रहे होते। तो हमने ये क्या किया है कि हर इदारे से और टॉप टीचर उठाए हैं, टॉप फैकल्टी आप पाकिस्तान की समझ लें जिनका बेहतरीन तजर्बा है 15-15, 20-20 साल का, वो हमने लिए हैं और उनको एक प्लेटफॉर्म पे, दाखिला के प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा कर दिया। देन क्या किया, नेक्स्ट क्या किया, हमने उनके लेक्चर्स को रिकॉर्ड किया। रिकॉर्डेड लेक्चर्स को हमने फिर क्या किया है, उसको ऑफलाइन एक्सेसिबल कर दिया है कि उनको हमने सॉफ्टवेयर के ज़रिए इस तरह कर दिया है कि आप अपने मोबाइल के अंदर हमारे लेक्चर्स को इंस्टॉल करेंगे, हम आपको जो फिज़िकल फॉर्म में देंगे एसडी कार्ड्स के अंदर, यूएसबी के अंदर, वो आप अपने मोबाइल में डालेंगे और आपके मोबाइल को फिर इंटरनेट एक्सेस की ज़रूरत नहीं होगी, इसके लिए इंटरनेट ज़रूरी नहीं होगा। अब आप डिफरेंस पूछ रहे थे, डिफरेंस ये है कि फ़िज़िकल क्लासेस में आप जाते हैं, जैसे आप मंचनाबाद है, सिंध के एरियाज़ हैं, बलूचिस्तान के एरियाज़ हैं, फाटा के एरियाज़ है, बैकवर्ड पंजाब के जितने भी एरियाज़ हैं, आप उनमें देखें कि नंबर ऑफ़ इंस्टीट्यूट्स बहुत काउंटेबल होते हैं, कि बहुत कम होते हैं, और वो उतनी, चूँकि छोटे शहर हैं, उतनी क्वालिटी प्रोड्यूस नहीं कर पाते हम लोग। तो यहाँ के लोग जो इस बेहतरीन अपॉर्चुनिटी होती है इंटर के बाद, इंटर के दौरान, कि उन्होंने एक आला लेवल पे हायर एजुकेशन के लिए जाना होता है, एमडी कैट होता है, एंट्री टेस्ट होता है, दूसरे टेस्ट होते हैं, उस टेस्ट की तैयारी नहीं कर पाते और फिर क्या होता है कि वो उससे रह जाते हैं, महरूम रह जाते हैं।
तो हमने इसका ये हल निकाला है कि सारे जो हमारे लेक्चर्स थे उनको एक जगह पे इकट्ठा कर दिया है। अब वो पाकिस्तान के किसी भी कोने में आप उनको प्रोवाइड करेंगे और वो घर बैठ के हमारी बुक्स के साथ, हमारे टेस्ट के साथ, टेस्ट भी उसमें मौजूद होंगे, उनके डिस्कशंस भी होंगी, ठीक है, और सारे लेक्चर्स भी होंगे बेहतरीन फॉर्म में। उसके अंदर हमने जो एडिटिंग करके उसके अंदर हमने एनिमेशंस भी डाली होंगी, बाकी चीज़ें भी होंगी उसके अंदर। टीचर्स ने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया होगा हर चीज़ को उसके अंदर। आपको मतलब ये सारी चीज़ें आपको एक छत तले मिलेंगी। अब ऑनलाइन का और इसका भी थोड़ा सा कर लेते हैं कि ऑनलाइन सिर्फ आपको नेट के ज़रिए अवेलेबल हो सकता है। जब तक क्लास चल रही है, नेट आपके पास है, आप उसको जो है पढ़ सकते हैं, उससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। अगर आपके पास नेट का इशू आ रहा है, हल्का सा आवाज़ का इशू आ रहा है, हल्का सा वीडियो का इशू आ रहा है, आप लेक्चर्स नहीं ले पाते। फिजिकल अकेडमीज़ में ये होता है कि आप गए हैं, आपने अगर यहाँ से आप एक स्टूडेंट है मंचनाबाद का है या बलूचिस्तान का है, उसको तैयारी के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? किसी अच्छे शहर की तरफ रुख करना पड़ेगा, साहिवाल जाना पड़ेगा। अगर हम यहाँ की एग्जाम्पल कोट कर लें, भावलपुर, मुल्तान या लाहौर जाना पड़ेगा। लेकिन इसमें ये, और वहाँ पे जाता भी है, फिर वहाँ पे 50-60 हज़ार रुपये वो लगाता है, ठीक है। 50 हज़ार लगाने के बाद फिर हॉस्टल्स की अकोमोडेशंस होती हैं। ज़्यादातर हमारी जो बच्चियाँ होती हैं, फीमेल्स होती हैं, उनको परमिशन नहीं होती कि वो इतने दूर दराज इलाकों में अचानक FSC के बाद वो जाके तालीम हासिल कर सकें और टेस्ट की तैयारी कर सकें। तो वहाँ पे नहीं जा पाते। और फिर जब कुछ लोग जब चले जाते हैं तो बहुत ज़्यादा क्राउडी माहौल होता है, इन्वायरमेंट। यहाँ के बच्चे जब बड़े एरियाज़ में मूव करते हैं, वहाँ के बच्चों के साथ वो मुकाबला ही नहीं कर पाते, उनके साथ वो compete नहीं कर पाते। तो वो कॉन्फिडेंस उनके अंदर भी बिल्ट नहीं हो पाता, वो क्वेश्चन करने की एबिलिटी नहीं रख पाते होते। तो एक फिजिकल अगर उनकी क्लास मिस हुई है तो देन वो मिस ही है, वो दोबारा ले नहीं सकते पूरे सेशन के अंदर। 2 फिजिकल क्लासेस मिस हैं, कोई मसला बन गया तो वो दोबारा उसको नहीं ले सकते। हमारे सिस्टम के अंदर ये खूबी है कि आप किसी भी वक्त, ऑनलाइन तो है ही नहीं, आप किसी भी वक्त उसको अपनी लेक्चर्स को खोलें, उनको पढ़ें, बार बार पढ़ें, 1 बार पढ़ें, 2 बार पढ़ें, लगातार पढ़ें, जितनी बार मर्जी पढ़ें, ठीक है। आप जब मैं खुद टीचर हूँ और जब मैं पढ़ता था, और मेरे जो एक्सपीरियंस में एक चीज़ ये है, आप भी खुद स्टूडेंट हैं, आपके एक्सपीरियंस में होगी, आप एक चीज़ को 1 बार पढ़ते हैं, आपको 50% क्लियर हो जाती है। दूसरी बार पढ़ते हैं 70% क्लियर हो जाती है। तीसरी बार पढ़ते हैं 100% क्लियर हो जाती है। जब चौथी बार पढ़ते हैं, आप उसके अंदर क्वेश्चंस बनाने लग जाते हैं, खुद आपके माइंड के अंदर ये चीज़ें आने लग जाती है, क्वेश्चंस डेवलप करने लग जाते हैं, ठीक है। और नए नए ऐसे क्वेश्चंस क्रिएट करने लग जाते हैं जो शायद टीचर आपको नहीं बता पा रहा होता। पहले जब टीचर पढ़ा रहा है उसने नहीं बताए होते। तो जब आपके क्वेश्चंस माइंड में आ रहे होते हैं तो देन आप एक ऐसे लेवल पर पहुंच चुके होते हैं जो हक अदा हो जाता है आपके। तो हमारे जो लेक्चर्स हैं, आप इनको 1 बार पढ़ेंगे, 2 बार, जितनी बार मर्जी पढ़ेंगे, जितनी बार मर्जी सुनेगा वो एक स्टूडेंट टीचर से, उसको कॉन्सेप्ट मजीद क्लियर होता जाएगा। तो ये एक खूबसूरती है हमारे सिस्टम की, जो कि सबसे डिफरेंट है। मैं आखिरी सवाल आपसे ये करना चाहूँगा कि इस गए गुज़रे दौर में जब नफ्सा नफसी का आलम है और हर किसी को अपनी जान की पड़ी हुई है और हर किसी को अपने फ्यूचर की पड़ी हुई है, कोई भी किसी कौम का फ्यूचर नहीं सोचता, ना ही उसको उसके बारे में एक फ़िक्र आती है कि मैंने किस कौम के लिए भी करना है। बहुत आपको दाद देता हूँ, बड़ा खराज तहसीन आपके लिए कि आपने बहुत अच्छा काम शुरू किया। आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि आप इन नौजवानों को क्या पैगाम देना चाहेंगे जो सोशल मीडिया पर या दीगर फजूलियात के अंदर अपना वक़्त का ज़िया कर रहे हैं। मसलन सोशल मीडिया पर फ़कत जस्ट अपना फ़न के लिए आ जाते हैं, या कुछ भी काम किए बगैर वो एक फ़ारिग होकर चले जाते हैं, या जिनकी ज़िंदगियों के अंदर आगे कुछ प्लानिंग नहीं है, तो आप उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? मेरा उनके लिए पैगाम है कि कुछ मस्बत सोचें। अगर सोशल मीडिया पे आप मेरे ख्याल में ज़्यादातर हमारे नौजवान जो मस्बत ही एक्टिविटीज़ करते हैं, कुछ हमारे मिनॉरिटी है जो नेगेटिव एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, अपने वक्त का ज़िया करते हैं, दूसरों के वक्त का ज़िया करते हैं। उनको मेरी एक ही हम्बल सी सजेशन है कि अपना वक्त पॉजिटिव एक्टिविटीज़ में सर्व करें। मेरे ख्याल में अगर एक हमारा सोशल एक्टिविस्ट है और मंचनाबाद का है या किसी भी इलाके का है, अगर वो एक पोस्ट लगा रहा है कि मेरे शहर में, मेरे मोहल्ले के अंदर पानी खड़ा हुआ है और उसको निकाला जाए, मेरे ख्याल में बहुत पॉजिटिव एक्टिविटी है, ठीक है। कोई एक और इस तरह से पोस्ट लगा रहा है, मेरे ख्याल में इससे नेक्स्ट लेवल का ये सोचना चाहिए। नेक्स्ट लेवल का ये है कि हम ये सोचते हैं कि पाकिस्तान ठीक हो जाए, करप्शन ख़त्म हो जाए। एक बंदा पोस्ट लगा रहा है और एक बंदा कर रहा है कि जी करप्शन ख़त्म होनी चाहिए, बिल्कुल बहुत अच्छी पोस्ट है, ख़त्म होनी चाहिए। एक दूसरा लड़का है जो यंग लीडर बनना चाहता है,
वो ये कहता है कि पाकिस्तान में कोई इनकलाबी काम होने चाहिए, बहुत अच्छी बात है, इंस्टीट्यूट्स होने चाहिए, बहुत अच्छी बात है, हमें लाइन में खड़ा होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इससे भी अच्छी बात क्या है, उसे खुद किसी न किसी तरह से उस पर अमल करना चाहिए। हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान तब्दील हो जाए, लेकिन खुद को नहीं तब्दील। पाकिस्तान कोई इमारत का नाम नहीं है, पाकिस्तान ईंटों से बने हुए किसी वो स्ट्रक्चर का नाम नहीं है, ठीक है। पाकिस्तान किसी एक पहाड़ का नाम नहीं है, बल्कि पाकिस्तान ये सब लोगों का नाम है। ये सारे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हमारे अंदर एक अच्छी चीज़ मौजूद है, ठीक है, तो हम ये है कि एक एज ए नेशन हम पाकिस्तान को बुलंद से बुलंद तक लेके जा रहे हैं। और अगर वही हमारी चीज़ें, हमारे अंदर नेगेटिव चीज़ें मौजूद हैं, तो मेरे ख्याल में एज ए कौम ये हमें नीचे लेके आ रही है। चूँकि अफराद का मजमुआ ही कौम होती है, और अफराद के अंदर खूबसूरती मौजूद होगी, अच्छी चीज़ें मौजूद होंगी, तो वो कौम के अंदर बिल्कुल ज़रूर ब ज़रूर आ जाएंगी। बहुत शुक्रिया आपके वक़्त का। हमें आज के इस प्रोग्राम में जनाब मुदस्सर मकबूल साहब से बहुत कुछ सीखने को मिला। सबसे बढ़कर इनकी उम्दा फ़िक्र और मुसफ़्फ़ी ख़यालात और पाकीज़ा सोच को सलाम है कि इन्होंने कौम के लिए, वतन के लिए और गरीबों के लिए बहुत कुछ सोच रखा है। हमारे इस यूट्यूब चैनल की, हमारे भाई अहमद सुहेब की यूट्यूब चैनल की बहुत सारी दुआएं इनके साथ हैं। इसके साथ ही हम इख्तिताम करना चाहते हैं। हमारे साथ रहिए और हमारे साथ रहिए।